अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बैक बेंचर्स कैसे हो आप सब लोग? हो सब ठीक होंगे। बैक बेंचर्स चैनल के साथ एक बार जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत वापस से आपका स्वागत है। ओके, सो एक बार वापस से अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो ईवीएस की जो ये सीरीज़ अपने स्टार्ट की है उसमें फाइनली हमारे 3 जो ब्लॉक्स हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, जिसमें हमने भी ईवीएस को लेकर जो ओवरऑल जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, सभी कुछ कलेक्ट कर लिया है पूरी तरह से हमने जो ईवीएस को अच्छी तरीके से समझ लिया। ऐसा कोई भी अभी तक टॉपिक नहीं है जो कि जिसको हमने टच नहीं किया होगा, और आगे जो ब्रॉड लेवल पे और होंगे वो हम आगे जाके फर्दर पढ़ते रहेंगे। ठीक है, जो जो हमने सिलेबस स्टार्टिंग में डिस्कस किया था उसके अनुसार अभी हमने पूरी अच्छी तरीके से अपना सारा सिलेबस कर लिया है, उसके साथ साथ चल रहे हैं। ओके, सो 3 जो ब्लॉक्स हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। 11 चैप्टर। आई होप कि आप सबको पूरी अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। ओके, सो आपने अब ये इसी तरह से साथ रहना है और हमने अपना फोर्थ ब्लॉक की ओर चलना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि फ्रेंड्स की देखो, आप जब किसी भी बड़े बड़े एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू देते कि सोर्स जो है एक लिमिटेड सोर्स पे रखना है और रिवीजन करनी है बार बार, लिमिटेड सोर्स में रखना है और रिवीजन करनी है बार बार। ओके, यही एक सक्सेस मंत्र होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा सोर्सेज से पढ़ोगे तो आपको उतने ज़्यादा कहीं ना कहीं हर एक इंसान के पास अलग कुछ ना कुछ नया मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, जो स्टडी है बहुत ही ब्रॉड चीज़ है। ओके, इतनी छोटी मोटी टर्म जितनी नहीं होती कि अगर जैसे हम जैसे किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम जो है एक इंसान जो अगर जैसे मैं आपको इग्नू से पढ़ा रहा हूँ तो कंटेंट से, तो ये इसमें ऐसा होगा तो स्टेट बोर्ड में ज़रूरी नहीं है कि वही लाइन्स होंगी या फिर वही होगा या फिर कुछ वही एग्जाम्पल होंगे। स्टेट बोर्ड में वही होगा, सीबीएसई में अलग होगा। ठीक है, और भी जो है उसमें अलग अलग हर कोर्स, हर टीचर जो पढ़ाने वाला है उसके पास अलग अलग होगा। तो इससे क्या साबित होता है कि क्या हम अच्छे नहीं हो, कोई क्या टीचर कोई अच्छा नहीं पढ़ा रहा है या फिर क्या किसी में कमी है? ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। ये होता है कि आप किसके पास पढ़ रहे हो, एंड सेकंड थिंग जितना आपने पढ़ा है आप उतने उसमें मास्टरी करनी है। आपने जितना आपने पढ़ा है उतना आपको पूरा आना चाहिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। बाकी अगर आपने एक चीज़ जो है 4-5 सोर्सेज़ से पढ़ ली है लेकिन आपको एक भी कंसेप्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है? सो वो प्रॉब्लम कर रहा है, वो आपको प्रॉब्लम करेगा। बट अगर आपने एक ही सोर्स से वही चीज़ 4 बार 5 बार पढ़ी होगी तो अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। सो यही रीज़न होता है कि आपको अपने सोर्सेज़ लिमिटेड रखने हैं और रिवीजन जो है वो बार-बार देनी है। ओके, सो ये था एक थोड़ा-सा ज्ञान की बात। ओके, आज अपने नेक्स्ट जो है सीरीज़ जो है नेक्स्ट 4th ब्लॉक की ओर चलते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो ये हमारा होने वाला है 4th ब्लॉक। कौन सा होने वाला है? प्रोटेक्टिंग अवर इन्वायरमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, हम अपनी इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ा है और अभी हम आगे और जाके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे डीप में। और ठीक है, और जो इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस, क्या क्या पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई हैं। ओके, और ये हमारा चैप्टर्स होने वाले हैं। 12th चैप्टर हमारा 12th चैप्टर में पढ़ने वाले इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड इन्वायरमेंट, और उसके बाद इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, अपनी साइकोलॉजी, अपनी थिंकिंग टुवर्ड्स इन्वायरमेंट क्या टर्म्स होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज स्टार्ट करते हैं अपना 12th चैप्टर, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन क्या होता है देखते हैं। तो उससे पहले हम अपने स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होने वाला है चैप्टर का। फर्स्ट इज़ इंट्रो, ओके ऑब्वियसली। सेकंड इज़ करंट स्टेटस, आज के टाइम का क्या स्टेटस है, नेशनलाइजेशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन, क्या क्या पॉलिसीज है, क्या क्या कन्वेंशन, क्या क्या इन्फॉर्मेंट्स की गई हैं। उसके बाद इशू इन इन्फोर्समेंट, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट, इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट और मॉनिटरिंग। हमने देखा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है का किस टाइम से उन्होंने कौन से पॉलिसी चलाई थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कौन से एग्रीमेंट हमने देखा था कि किस तरह से साइन किए थे। ठीक है, अच्छे से पढ़ता, इसमें हम पढ़ेंगे और आगे वाले इन्फॉर्मेंट्स प्रोग्राम्स वगैरह पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ज़्यादा इतना ज़्यादा ये इस चैप्टर में मुझे लगता है इतना ज़्यादा हो नहीं है, लेकिन ज़्यादा सोर्स नहीं है, ज़्यादा इस चैप्टर में कंटेंट नहीं है, बट जितना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ऑब्वियसली अपने इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। As human civilization progressed, man started altering the natural environment in the pursuit of creating an economic, social, and cultural environment in his own choice. This slowly resulted in the depletion of natural resources and degradation of environment. Further, with increased human population, rapid industrialization, and urbanization, and development of projects have lot of strain on natural resources. Now, situation is deteriorating so fast that environmental problems are posing threat to human health and to have a very existence in order to protect humankind and other living beings from environmental problem and to curtail the activities affecting the environment negatively. Numerous agreements have been signed among the countries and taxation have been enacted at the national level. In this unit, we will discuss some important environmental legislation, the coverage including Indian legislation called acts and international legislation in the form of convention, protocol and treaties. अच्छा, इतने ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सके तो आप इसको पूरा का पूरा रट लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो फैक्चुअल बात बताई गई है, जो कि आप कभी भी अपना इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है जिसमें आप कहीं कहीं इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वायरमेंट के बारे में बताने लगोगे, सो ये आपका पैरा इंट्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन देगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। एग्जामिनर जो आपका जो चेक कर रहा होगा उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपको जो ईवीएस की जो जानकारी है। ओके,
इसमें इन्होंने बताया कि स्टार्टिंग से ह्यूमन की लाइफ पे क्वेश्चन उठाया है। उसकी लाइफ के बारे में बताया कि जब स्टार्टिंग से चलता, मतलब जो एंशिएंट टाइम्स था, ठीक है, ह्यूमंस का। तो जैसे जैसे तब नॉर्मल टाइम था, तब बिल्कुल नेचर जो डोमिनेट था, हर जगह नेचुरल चीज़ें थी, रिसोर्सेज, फुल ऑफ रिसोर्सेज थे, इतने ज़्यादा पोल्यूशन नहीं था, इतने ज़्यादा डैमेज नहीं था इन्वायरमेंट। बट जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो बढ़ती गई। ओके, ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आता गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई। सो उससे क्या हो गया, उससे जो है नेचुरल रिसोर्सेज पे इफेक्ट पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी, और नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ेगी, और रिसोर्सेज जो है उनकी क्वांटिटी खत्म होती जाएगी। ओके, सो उसी उसके कारण वजह से, चलो ये तो है, क्वांटिटी तो खत्म होगी, बट उसी के कारण जो ह्यूमन है वो कहीं ना कहीं अपनी केयरलेसनेस से, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो इन्वायरमेंट को डिप्लीट करने में भी लगे। अब नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज हैं उनका डिप्लीट होना शुरू हो गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारी बायोडाइवर्सिटी पे, हमारे इन्वायरमेंट पे कहीं ना कहीं एक थ्रेट बन गया है इन सभी चीज़ों को डिप्लीट होने का। उसके कारण जो है इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट या इंटरनेशनल लेवल पे फिर जब कुछ पॉलिसीज़ लाई, कुछ एग्रीमेंट्स लाए गए हैं इनको अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑब्वियसली इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे भी हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ बचाना, इन्वायरमेंट को बचाना। इसलिए जैसे अब देखो, स्टोरी फिर यहाँ से स्टार्ट हुई कि जब ह्यूमन बींग्स ने अब जैसे प्रोग्रेस की, ओके, उसने रिसोर्सेज यूज़ करना स्टार्ट किए, इन्वायरमेंटल डिप्लीट होना स्टार्ट किया। उसके बाद इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे इसके लिए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक्ट्स लाए गए, ठीक है, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, बट नेशनल लेवल अगर आप इंडिया की बात करते हो तो उसको एक्ट्स बोलते हैं। ओके, हाँ। तो ओबियसली सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम करंट स्टेटस, अभी का इस टाइम प्रेजेंटली क्या स्टेटस है देखते हैं। इन रिसेंट पास्ट न्यूमरस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैव बिकम critically significant for mankind. These include air, water, and land pollution, spread of toxic waste, deforestation, mass extinction of wildlife, problem of human settlements, climate change, depletion of ozone layer, and overexploitation of natural resources. ठीक है, अभी कुछ समय पहले है ये, अभी कुछ समय तक की बात है ये। जो इन्वायरमेंट में जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिटिकल हो गई हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बढ़ गई हैं। किसको रिलेटेड? एयर को रिलेटेड, वाटर को रिलेटेड, ठीक है, पॉल्यूशन को रिलेटेड, क्योंकि पॉल्यूशन जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है। टॉक्सिक वेस्ट, मैंने आपको हमने कल पढ़ा था कि टॉक्सिक वेस्ट क्या होता है, उसको रिलेटेड। डिफॉरेस्टेशन को रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ की जो एक्सटेंशन के रिलेटेड हमने वो भी पढ़ा बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, थ्रेट एंड कंजर्वेशन में, कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ है उसकी लाइफ को थ्रेट हो गया। ओके, उसके बाद ह्यूमन के सेटलमेंट को प्रॉब्लम को रिलेटेड जो है, ये सारी प्रॉब्लम्स, इन सभी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड जो है इन सभी फैक्टर्स के रिलेटेड जो है इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम रेज होना स्टार्ट हो गया है कुछ रिसेंट टाइम्स में ही। ओके, an important aspect of environmental problem is that these have international repercussions. That is, their impact is not confined to their source area alone, but spill all over far and wide. Pollution does not observe political territories and legacy in tradition. Thus, environmental problems are internationally global in nature. Therefore, to fight with the environmental problems, we need to fight with the environmental problems, we need not only legislation at national level but also mutually beneficial agreement at international level। बहुत अच्छी बात बताई है, आप ये भी पर यूज़ कर सकते हो। इसमें हमने ये बताया कि किस तरह से जो इतनी सारी हमने जो ये सारी प्रॉब्लम्स पड़ी हैं, ठीक है, जो ये रेज हो रही हैं लगातार, और इसके लिए हमको जो है काफ़ी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। अब जो मुझे आप बताओ, एक पोल्यूशन, एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने पहले भी इसी बात की एग्जांपल दी है आपको, एक ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। एक ग्लोबल वार्मिंग हमने पढ़ी कल, पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा कि एवरेज राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ठीक है। या फिर आपको पता है एसिड रेन की बात कर लो, ठीक है, या फिर आप ड्रॉट की बात कर लो पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, या फ्लड की बात कर लो। अब मुझे बताओ आप या फिर आप एयर पोल्यूशन की बात करो, चलो एयर पोल्यूशन ले लो, एयर पोल्यूशन की बात करो आप। एयर क्या ये देखेगी कि ये इंडिया है, मुझे यहाँ पर नहीं जाना, यहाँ की एयर को पोल्यूट नहीं करना, या फिर देखेगी कि ये रशिया है या ये अमेरिका है, ठीक है। एयर जो है वो एयर है, वो हर जगह पे पोल्यूट होगी। अगर जिस जगह अगर हम इन्वायरमेंट को इम्बैलेंस करेंगे, अगर इन्वायरमेंट कुछ इन्वायरमेंट का छेड़छाड़ करेंगे तो हर जगह इम्बैलेंस होगी, हर जगह पोल्यूशन फैलेगा। तो जो ये नेचुरल थिंग्स हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है बुरी तरह से, तो वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज, नेशनल वो नहीं देखती है, वो हर जगह फैलती ही है, ठीक है। उसके लिए वो मतलब पॉलिटिकल टेरिटरीज बाउंड्रीज नहीं देखता है इन्वायरमेंट। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ये जो सारी प्रॉब्लम है वो पूरी ग्लोबल लेवल पे फैल चुकी हैं, ठीक है। इसलिए हमको इनके साथ फाइट करने के लिए क्या करना है कि ना केवल नेशनल लेवल पे, ठीक है, कि जैसे गवर्नमेंट इंडिया है, इंडिया सिर्फ इंडिया में ही नहीं इनके खिलाफ वो करनी चाहिए, बल्कि इंटायर वर्ल्ड, ठीक, इंटायर वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज़ हैं जो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैच्योरिटी से काम लेना चाहती हैं अपने उसके लिए, सो उन सभी को मिल के इसके खिलाफ इससे लड़ना चाहिए। पोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट से रिलेटेड, और डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, और एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, सॉइल पोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, स्प्रेड ऑफ टॉक्सिक वेस्ट से रिलेटेड, हैजर्डस वेस्ट से रिलेटेड, डिजीज़ से रिलेटेड, ये सारे फैक्टर्स हैं। इन सारे फैक्टर्स के लिए जो सारी जो कंट्रीज़ हैं उन सभी को इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। ओके, सिर्फ नेशनल लेवल पे ही आप कुछ एजेंडा या मुद्दे उठा के पोल्यूशन को ख़त्म नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल लेवल पे भी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी।
जैसे अगर आपका घर कहीं गाँव में कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर कहीं आपके सोसाइटी में प्रॉब्लम, तो आप अकेला जो आपके घर वाले जाके वो नहीं कर सकते हैं। जैसे लग लो अगर आपकी सोसाइटी में अगर आपका कोई जहाँ पर ऐसे बड़ी ज़्यादा कॉलोनीज़ होती हैं, ठीक है, कॉलोनी में पानी भर गया, तो सिर्फ एक घर जाके उसको पूरी जगह खाली नहीं कर सकता। अगर आपको जो नीचे वो गार्डन वगैरह हो गया या फिर जहाँ पर बड़ा टैंक वगैरह, तो उसके लिए आपको हर एक इंसान को अच्छा लेट करो एक सोसाइटी उसका जो पूरा गार्डन है बहुत बड़ा ग्राउंड है, सो उसको सिर्फ एक इंसान ही साफ नहीं कर सकता। अगर उसमें पत्ते वगैरह गंद वगैरह गिर गया तो उसको जो पूरी लोगों को जाना पड़ेगा, हर एक इंसान को जाना पड़ेगा, हर घर से जाना पड़ेगा, तभी जाके वो साफ होगा। ठीक है, सो इसी तरह से इन्होंने इस इन्वायरमेंट को रिलेट किया है इससे। नेक्स्ट है नेशनल लेजिस्लेशन। देखिए, एट नेशनल लेवल अ सीरियस एफर्ट हैव बीन मेड फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट बाय एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली डिड नॉट contain any direct provision regarding the protection of natural environment. However, after the United Nations Conference on Human Environment at Stockholm, the Constitution of India was amended to include protection of environment as constitutional mandate. The Constitution 42nd Amendment 1976 has made it fundamental duty to protect and improve the natural environment by a clause G of Article 51A. It shall be the duty of every citizen to protect and improve the natural environment, include forest, lake, river, and wildlife, to have compassion for the लिविंग क्रिएचर। आपको मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, ये राम बाण है, राम बाण लाइन है, ये आप रट लीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जब भी आपको किसी भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन, इन्वायरमेंट के रिलेटेड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी हो, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात करनी हो, या फिर ओके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करनी हो, जो भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो ओबियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वायरमेंट के रिलेटेड बात करनी हो, तो आपको ये लाइन ज़रूर यूज़ करनी, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। जब भी ह्यूमन जो है ऑब्वियसली जो नेचर पर डोमिनेटिव है, सो अगर आपको ह्यूमन की वकील दिला देनी है, अगर आपको ह्यूमन्स को डिफेंड करना है, तो आप ये लाइन यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस पूरे पैराग्राफ नेशनल लेजिस्लेशन में हमको क्या बताया गया है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड कर दिया गया है। इंडिया का जो संविधान है, ठीक है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, आपको आई होप आपको सब कुछ पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। संविधान कानून, ठीक है, जिसके बेसिस पे जो है हमारा भारत देश जो है वो चलता है। ओके, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि किस अगर आपके साथ क्या हो जाए, मतलब जैसे कि वो अगर आप ने पॉलिटिकल पढ़ी होगी तो लक्ष्मीकांत की बुक होती है, ठीक है, उसमें बताया हुआ बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकल पार्ट फर्स्ट में कि अगर कोई अगर आप समझ रहे हो, अभी मैं अभी पूरे इधर ईवीएस के उसमें आपको नहीं एलैबोरेट कर सकता। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हमारा प्रियम्बल दिया होता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स दिए होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी होती हैं, डीपीएसपी दी होती है, हमारा पार्लियामेंट किस तरह से काम करेगा, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, कितने मेंबर्स होंगे, प्रेसिडेंट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, एवरीथिंग मतलब हमारी पॉलिटिक्स के रिलेटेड किस तरह से देश काम करेगा पॉलिटिकली, वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बुक में वो सब कुछ दिया होता है। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन बुक में ये भी यहाँ पर बताया गया कि अमेंडमेंट की गई थी कब, 42nd अमेंडमेंट कब हुई थी, 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुई थी। बट अगर बात करें ओरिजिनल लेवल की, जब आप ड्राफ्टिंग, अब आपको बताइए कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन माना जाता है इंडिया में, वो कौन है, B.R. अम्बेडकर। ठीक है, B.R. अम्बेडकर नोट करेंगे। यस, अगर आप ईवीएस के स्टूडेंट हो तो आपको इतनी ज़्यादा इसकी जरूरत नहीं है, बट अपने नॉलेज के लिए आप कर सकते हो। सो B.R. अम्बेडकर जी ने जो है बड़ा एक अहम रोल निभाया है अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में। सो उस टाइम के अगर लेवल की बात करें तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो ओरिजिनली उस टाइम इन्वायरमेंट के रिलेटेड इतने ज़्यादा आपको प्रावधान या इन्वायरमेंट के रिलेटेड कुछ इतना देखने को नहीं मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो अच्छे से, तो उसमें लिखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हो, बट आप उसके बेसिक फीचर्स को उसके बेसिक फीचर को अमेंड नहीं कर सकते, उसके बेसिक फीचर नहीं डिस्टर्ब होने चाहिए। अब मुझे जब अगर हम इसको एग्जांपल से समझेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर गांव है, एक विलेज है, उस विलेज में अगर पुराने रीति रिवाज के साथ चलते हैं, मतलब अगर एक वंश जो है वो ही चलता आ रहा है, एक वंश अगर ये काम करता आ रहा है, तो उनके बेटे ने वही किया, उसके बेटे ने वही किया, है ना। अब ये बात हो रही 90s की, 1970 के टाइम पर उनके पिताजी के मंदिर के पुजारी थे, ठीक है। अब 1990 में भी उनके मंदिर के पुजारी, अब 2010 में भी उनके जो बेटे हैं उन्होंने संभाला ये कारवा, और अब 2020 आ रहा है, ठीक है। तो क्या पता, ज़रूरी नहीं है कि उनका ये इस टाइम भी इनका जो बेटा यही ये काम करेगा, क्या पता ये डॉक्टर भी बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, या अपना स्पोर्ट्स टीचर बनना चाहता है, या फिर कराटे क्लासेस के टीचर बनना चाहता है, ठीक है, कोई भी टीचर बनना चाहता है, टीचर जरूरी नहीं टीचर बनना चाहिए, अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है, यूपीएससी एस्पिरेंट बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। अब आज के टाइम पे वो कंडीशंस नहीं रही। सो इसमें अच्छा मैं आपको ज़्यादा डीप में चला गया, इतना बताना चाहता हूँ कि सिचुएशन के अनुसार टाइम बदलता है, सॉरी टाइम के अनुसार सिचुएशंस बदल जाती हैं। उस टाइम क्या सिचुएशन रही होंगी, उस हिसाब से वो लॉ बनाए गए। आज के टाइम पे क्या सिचुएशन है, अब आज आप ये नहीं बोल सकते हो कि जैसे हमारे फर्स्ट के टाइम में कास्टिज्म होता है, लेकिन आज के टाइम में तो नहीं बोल सकते आप। फर्स्ट के टाइम पे कास्टिज्म, अगर किसी राजपूत ने अगर किसी के साथ कोई बदतमीजी कर दी, या फिर ये बात आप इससे निगलेक्ट नहीं कर सकते, या फिर कुछ भी गलत हो गया, या किसी का मर्डर लड़ाई वगैरह भी हो गई, तो ऑब्वियसली उसको कम सज़ा दी जाती है उसके बर्थ के अनुसार। बट आज के उसी के कंपेरिजन में एक शूद्र अगर होगा तो उसको बोले बहुत ज़्यादा कटर सज़ा दी जाएगी।
टाइम की जो सिचुएशन थी उसके अनुसार उस टाइम के लिए जो ये भी सारे रूल्स थे या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो राइट्स थे उस टाइम के अनुसार इतनी जरूरत नहीं थी, इसलिए उस टाइम नहीं थे। बट एज टाइम चेंजेस, सो टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो उसके लिए हमको इन्वायरमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वायरमेंट के रिलेटेड लॉ लाने की जरूरत पड़ी। इसीलिए जब 46 अमेंडमेंट 1976 को आप देख सकते हो कि किस तरह से गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट के लिए ये लॉ लाया। ठीक है, 51 आर्टिकल 51 में हम देखते हैं कि क्या बोला हुआ है कि हर जो इंडिया का हर एक सिटीजन है उसका ये फ़र्ज़ है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गवर्नमेंट के जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक्स आ गया, रिवर्स आ गए, वाइल्ड लाइफ आ गया, इनकी जो है प्रोटेक्शन करना, इनके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना हमारा फ़र्ज़ है। ओके, सो ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। ओके, फंडामेंटल राइट नहीं है। सो मैक्सिमम में देखा गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इतनी ज़्यादा जस्टिसेबल नहीं होती हैं। ठीक है, कि अगर किसी को जैसे हमको फंडामेंटल ड्यूटी में दिया गया कि आपने ये चीज़ करनी है, लाइट वालों यही फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट, बट ये जस्टिसेबल नहीं है कि आप कोर्ट में जाके बोल दो कि उस वो इंसान वहाँ पर पेड़ काट रहा है, फिर ये है तो आप उसको सजा दो। ठीक है, सो ये जस्टिसेबल नहीं है, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्वियसली हमारी ड्यूटी है। सो हमको अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली जब फंडामेंटल ड्यूटी की बात करो तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, वो DPSP में आते हैं। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो जब भी स्टेट्स है कोई भी काम निकलती है, जब भी स्टेट जो भी कोई भी स्टेप लेती है, तो ये स्टेट्स को कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं, स्टेट को कुछ उस डायरेक्टिव के हिसाब से अपना उन डायरेक्टिव्स, उन स्टेप्स के हिसाब से जो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज निकालनी पड़ती हैं। बट ये जैसे आप एग्जांपल के लिए बोल सकते हो कि ये भी बोला जाता है कि कोई भी इंसान जो है स्टेट में वो जॉबलेस नहीं रहना चाहिए, राइट, उसको जॉब मिली चाहिए। बट आप ये अभी जस्टिसेबल नहीं, आप गवर्नमेंट के आप सुप्रीम कोर्ट में जाके या कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे जॉब नहीं मिली है गवर्नमेंट की, तो ये मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो मुझे ये मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जस्टिसेबल नहीं है। गवर्नमेंट की अपनी मर्जी, इस पर आपको देनी चाहिए कि नहीं ये देना चाहिए। ठीक है, सो ये मैं आपको ऐसे नॉर्मली बता रहा था आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि DPSP क्या होता है। ओके, so the directive principal state policy regarding the protection of and improvement of environment. Article 48A states the state shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard of forest and wildlife of the country. Article 48A, ठीक है, ये याद रखना आपने। आर्टिकल 48A जो है ये इन्वायरमेंट के रिलेटेड है। इसमें बोलता है कि जो स्टेट है ना, स्टेट उसका काम है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव करें, उसकी कंडीशन उसको सेफ करें, उसके फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स है, उस सबकी प्रोटेक्शन करना, उस सबको इंप्रूव करना, उनकी जो कंडीशन है उनको इंप्रूव करना, उनको सेफ गार्ड करना, ये किसकी ड्यूटी है? ये ड्यूटी है स्टेट की। ओके, आर्टिकल 48A बोलता है ये। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है, द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया इन 1980। इंडिया में इन्वायरमेंट फॉरेस्ट इन्वायरमेंट के रिलेटेड, इंडिया में इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो इन्वायरमेंट का डिपार्टमेंट होगा वो था इस्टेब्लिश हुआ था 1980 में। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश हुआ था, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे सभी। टू इंश्योर अ हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर द कंट्री, बेसिकली जो हेल्दी इन्वायरमेंट रहना चाहिए, जो भी सारी फ्लोरा एंड फौना, जो भी डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में जो इन्वायरमेंट है वो सारी कंजर्व रहनी चाहिए, वो सारी इंप्रूव हेल्दी रहनी चाहिए। ठीक है, फॉरेस्ट में। दिस लेटर बिकेम द मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन 1980 में इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, बट उसके बाद जब ये इसकी डेवलपमेंट हुई, मतलब या इसका अपडेटेड वर्जन आया या फिर इसको दूसरे में कन्वर्ट कर दिया गया 1985 में, किसमें कन्वर्ट किया? इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मतलब इसमें एक ही नाम जुड़ा एंड फॉरेस्ट। बाकी 1980 में इन्वायरमेंट था, बट 1985 में इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट आ गया। ओके, विच वॉज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन मई 2024। देखो यहाँ से 1980 में, ठीक है, 1980 में यहाँ पर अच्छे से लिखा हो रहा है। ओके, 1980 में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट बना। 1985 में देखो इसमें से एक ही वर्ड डाल दिया, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। उसके बाद 2014 में मई के उसको इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है सारा इलाके को प्रॉब्लम होती है। इन्वायरमेंट तो है ही है, ठीक है, फॉरेस्ट भी आ गया और क्लाइमेट जो भी है, क्योंकि ऑब्वियसली हमको पता है जो फॉरेस्ट होते हैं, जो इन्वायरमेंट होता है, क्लाइमेट में अपना बहुत बड़ा रोल निभाता है। दैट्स वाई कि इसको शायद इसमें अपडेट कर दिया गया था कि ये इतना सारा जो है वो एक ही एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहे। अब इसमें क्या होगा, जो भी इसके रिलेटेड एक्ट्स होंगे या फिर जो भी इसके रिलेटेड पॉलिसीज होंगी, फॉरेस्ट रिलेटेड, इन्वायरमेंट के रिलेटेड, क्लाइमेट के रिलेटेड, वो ये जो है हमारी ये ब्रांच है इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाली, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाली, जो कि मई 2024 को एस्टैब्लिश हुई थी। तो ये उसके रिलेटेड आपने वो निकालेगी, ये मिनिस्ट्री। ठीक है, दिस मिनिस्ट्री हैज़ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग एनवायरमेंट लेजिस्लेशन पॉलिसी। देखो मैंने आपको बताया, मतलब अब इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये वाली जो मिनिस्ट्री है ऑफ इंडिया, ये ही सारी पॉलिसी निकालेंगी रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। आज के टाइम पे आप जो भी सारे पॉलिसी देखते हो, जो भी सारे रूल्स देखते हो रिलेटेड इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के, वो सारी हैं इसी यही फॉरेस्ट निकालती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। The constitution provisions are backed by number of legislation acts and rules. Much of environmental legislation are enacted as act by the parliament or the state legislature. These are generally delegated power of regulation agencies to make rule for the purpose of their implementation. ठीक है, existing Indian government legislation can group into following categories. आज के टाइम के जो इंडियन गवर्नमेंट के जो इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन
आज के टाइम में जो इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन है ना, उसके रिलेटेड जो इसको बड़े ज़्यादा ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जैसे वाटर एक्ट, एयर एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, जनरल। अच्छा, जब आपको पता है कि जब भी कोई रूल बनता है इंडिया में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसको पार्लियामेंट पास करता है, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट में डालना, तो आपको पता है कि स्टेट्स के पास कुछ स्टेट्स के पास अपनी प्रोविजन होती है, अपनी स्पेशल पावर होती है, ठीक है। सो जहाँ पर यूनियन टेरिटरी होती है, वहाँ पर स्टेट की, वहाँ पर जहाँ जो यूनियन टेरिटरी में लोग रह रहे हैं, जो यूनियन टेरिटरी में गवर्नमेंट है, उसको पूछने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यूनियन टेरिटरी जो है डायरेक्टली सेंट्रल होती है। बट जहाँ पर स्टेट होती है, स्टेट जो जब कोई सेंटर निकालता है, तो स्टेट से मतलब कहीं ना कहीं बातचीत होती है, स्टेट के साथ कोई डिस्कशन होती है उससे उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, यस करनी है या नहीं करनी है, बट यूनियन टेरिटरी में नहीं करते हैं, ठीक है। सो स्टेट के पास अपना ये है। तो जब कुछ भी हम पॉलिसीज़ देखते हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट या फिर क्लाइमेट चेंज, तो उसको इंडिया में एक्ट कौन पास करता है, या फिर पार्लियामेंट करता है, ठीक है, या फिर जो है स्टेट लेजिस्लेशन करता है। तो यहाँ पर आज के टाइम पे जो इंडिया की इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन बॉडीज़ हैं, उनको इतने एक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब जब भी जो पार्लियामेंट की बात करो, लेजिस्लेशन की बात करो, स्टेट लेजिस्लेशन की बात करो, तो जो एक्ट्स निकलते हैं वाटर रिलेटेड, कि वाटर इतना यहाँ देना है, इस सिटी में इतना देना है, या फिर वाटर में इतना टैक्स लगेगा, इतना वो लगेगा। सो वो जो है वो रूल ये बनाते हैं, समझ लो। तो मतलब अब अगर आप इंटायर इन्वायरमेंट का ले लो, तो आप बोलोगे इसमें पता नहीं लगेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा। मतलब एक इन्वायरमेंट में अब आपका है, फॉरेस्ट भी आ गया, आपका नेचुरल रिसोर्सेज भी आ गया, आपका वाटर भी आ गया, आपका एयर भी आ गया, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ भी आ गया, उसके बाद जनरल एक्ट्स भी आ गया। सो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही मिनिस्ट्री इतना अंडर इतने सारे एक्शन निकालते हैं, इसलिए इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया ताकि आसानी हो। सो इसलिए आज के टाइम में जब लेजिस्लेशन की बात करो, पार्लियामेंट की बात करो, तो वाटर के रिलेटेड अलग एक्ट्स निकालते हैं, एयर के रिलेटेड अलग एक्ट निकालते हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड अलग एक्ट्स निकालते हैं, और जनरल अलग निकालते हैं, ओके, ठीक है। सो ये वाटर प्रोटेक्शन एक्ट जो दिया है 1974 में आया था, ठीक है। उसको मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो वाटर पोल्यूशन उसको कंट्रोल करके उसको प्रिवेंट कर सकें, और उसके जो प्रोविजन से जब बाद में जब उसका अमेंडमेंट हुई थी 1974 में, जैसे हमको पता बना, और अमेंडमेंट हुई थी 1988 में। अमेंडमेंट मतलब इसमें कुछ और प्रावधान लाए गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि टाइम के अनुसार जो है सिचुएशन चेंज होती रहती है। उस टाइम वो सिचुएशन थी, इसलिए उन्होंने वो लगाई। वैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, तो उन्होंने इसमें अमेंडमेंट कर दिया। अब तो इसमें इसके रिलेटेड प्रोविजंस क्या आए थे इसमें, ठीक है। 1974 और 1988 में, 1974 में प्रोविजंस आए थे, और 1988 में वाटर एक्ट जो था वो अपडेट हुआ था, मतलब उसमें अमेंडमेंट हुई थी। और 1974 में, याद रखना, ये एस्टैब्लिश हुए थे, बना था, ओके। आगे चलते हैं, प्रोविजंस कुछ क्या है वो देख लेते हैं। ब्रॉड कंट्रोल सेवेज एंड इंडस्ट्रियल इफेक्ट डिस्चार्ज बाय अप्रूविंग, रिजेक्टिंग एंड कंडीशनिंग एप्लीकेशन फॉर द कंसेंट ऑफ डिस्चार्ज। द स्टेट बोर्ड्स आल्सो मिनिस्टर्स वाटर पोल्यूशन बाय एडवाइजिंग स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अप्रोप्रिएट साइट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। सो ये टोटली इतना ओवरऑल आपके दृष्टिकोण से इतना बताया गया है कि कहाँ पर इंडस्ट्री लगेंगी, उसके लिए अलग अलग जो है मिनिस्ट्री की अलग अलग ब्रांचें बैठेंगी, जो एक दूसरे को असिस्ट करेंगे कि आपने यहाँ से वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करना है, इस जगह पे ये कंस्ट्रक्शन करनी है, इस जगह पे ये साइट्स बनानी है, ओके। देखो, रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टेट बोर्ड्स बनाएगी। जैसे अब लेट लो एक कोई मिनिस्टर है, अब एक मिनिस्टर आपने बता दिया कि पर्टिकुलर जगह का सीएम बना दिया, ठीक है। वो अकेला जो सीएम है वो पूरी स्टेट को नहीं चला सकता, उसके लिए उसको आगे उसके काउंसिल चाहिए, ठीक है, उसके आगे ब्रांचेस चाहिए, उसके आगे उसका बोर्ड चाहिए। जैसे जैसे एक पर्टिकुलर जो कंट्री है, ठीक है, वो एक कंट्री ही मतलब पूरे देश को नहीं चला सकती, मतलब एक पर्टिकुलर टुकड़ा जो है उसको एक कंट्री का नाम दिया। अब यहाँ पर इस कंट्री को चलाना मुश्किल है, क्योंकि इसको फिर आगे इतनी बड़ी कंट्री को, अब आप बताओ कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो चलाएंगे एक दिल्ली से बैठ के, ऐसा मुश्किल है। इसलिए इसको पूरी कंट्री को स्टेट्स में डिवाइडेड कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि बड़ी ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरी है ना, इसलिए अब स्टेट को उसके आगे डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट को आगे तहसील में कन्वर्ट करती है, फिर तहसील को आगे से पंचायत में, फिर पंचायत को आगे से गांव में, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्रॉड सब कैटेगरीज है। इसी तरह से इन्होंने बताया कि एक स्टेट को जब कोई भी रूल्स या इंप्लीमेंटेशन लानी पड़ती है, जब स्टेट के अंदर पावर होती है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ के वाटर एक्ट के रिलेटेड जो स्टेट को पावर दी गई है, आप अपने रूल्स बना सकते हो। सो उसी लिए उसको उसके आगे सब ब्रांचेस दिए बनाई गई हैं। जैसे स्टेट है, उसके आगे उसके स्टेट बोर्ड होगा, ठीक है, जैसे बोर्ड अथॉरिटी होगी, जो कि स्टेट को असिस्ट करेगी कि आपने इस जगह पे ये काम करने हैं, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन थे। अच्छा, सो ये था वाटर एक्ट ऑफ 1974। बट वाटर सीज एक्ट ऑफ 1977 ये क्या था, देखते हैं। द एक्ट क्रिएट इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स फॉर द पोल्यूशन कंट्रोल एंड रिक्वायर्स लोकल अथॉरिटी एंड सर्टेन डेजिग्नेटेड इंडस्ट्री टू पे सेस टैक्स फॉर द वाटर कंजप्शन। दिस रेवेन्यू आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट वाटर। अच्छा, तो वाटर सेस से आपको शब्द सुन लिया होगा अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, तो सेस एक टैक्स होता है, ठीक है। सो उन्होंने 1977 में वाटर को सेक्स एक्ट निकाला, जिसमें कि आपको जब कहीं ना कहीं जो वाटर है वो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी में आ गया, तो उसको आपको मतलब जैसे आपके घर में पानी आता है, अगर आप कहीं शहर में रहते हो, तो मतलब आपको उसके लिए पे करना पड़ता है वाटर की। ओबियसली आपके घर तक पूरी सुविधा दी जाती है गवर्नमेंट के अनुसार, वहाँ से लाके पूरी प्यूरीफाई करके स्टोर करके आपके घर तक जब सुविधा दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो आपको उसके लिए टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, वाटर टैक्स, ठीक है। सो इस टैक्स में वो भी यही बताया गया, बस एक टैक्स होता है, ओके। सो ये था वाटर के रिलेटेड। अब एयर के रिलेटेड क्या एक्ट्स निकाल गए थे इस टाइम देखते हैं। टू प्रोवाइड लेजिस्लेशन सपोर्ट फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड सेंट्रल लेजिस्लेशन कॉल्ड द एयर Act 1981, referred as Air Act 1981. This act aimed to prevent and control reduction of air pollution. Some details of the Air Act and 1981 and amendment 1987, ठीक है, गिवन। अच्छा, सो ये जो एयर एक्ट था ये कब हुआ था, 1900
81 में। ओके, सो अच्छा, इस एयर का क्या, अब आप बोलोगे कि क्या एयर पे भी टैक्स लगने लगा? सो ऐसा नहीं है। इसके इसके लिए जो गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्री बैठाई थी, इसलिए कौन सी थी? इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस, वही वाली मिनिस्ट्री, क्योंकि सब कुछ उसके अंदर आता है। सो उसने, गवर्नमेंट ने ये बताया कि हमको जो इन्वायरमेंट, जो पोल्यूशन हो रहा है एयर के रिलेटेड, हम जो पोल्यूशन में फैला रहे हैं उसको हमने प्रिवेंट करना है और कंट्रोल करना है कि हमारे इन्वायरमेंट में इसके कम से कम इफेक्ट पड़ पाए, और लोगों को मतलब अच्छी कंडीशन में, अच्छी मात्रा में जो प्योरीफाई एयर है वो मिल पाए। ठीक है, उसको बाद ऑब्वियसली जब ये एक्ट आया उसको साथ चला, उसके बाद आपको पता ही है इसमें चेंजेस चाहिए, इसमें अपडेटेड वर्जन चाहिए, इसलिए इसको अमेंड कर दिया गया 1987 में। ठीक है, कब कर दिया गया? आया कब था? 1981 में, और अमेंड कर दिया 1987 6 साल के बाद। ठीक है, अमेंडमेंट्स में आप यही देख सकते हो कि स्टेट नॉट हैविंग वाटर पोल्यूशन बोर्ड्स एंड वर रिक्वायर्ड टू सेट अप देयर वाटर पोल्यूशन बोर्ड। जैसे हमने देखा कि एयर वाटर एक्ट में हमने देखा कि स्टेट के पास जब पावर आ गई थी तो उन्होंने वाटर कंट्रोल बोर्ड्स, वाटर कंट्रोल बोर्ड भी बनाए थे। ठीक है, जिसमें ओबियसली जो स्टेट को असिस्ट करेंगे कि आपने क्या क्या करना है, कहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी है, और कहाँ पर मतलब जो पोल्यूशन इंडस्ट्रीज है उसका वेस्ट डंप करना है। बट एयर के रिलेटेड ऐसी कोई ब्रांच या मिनिस्ट्री नहीं बनाई गई थी। बट उसके बाद मतलब 1987 में जब एयर एक्ट अमेंडमेंट हुआ तो उस मतलब ये बात उसमें डाली गई थी उस एक्ट में कि यहाँ पर नहीं है, सो उसके एस्टैब्लिश इंटीग्रेटेड अप्रोच एनवायरमेंट प्रॉब्लम, द एयर एक्ट एक्सपेंडेड द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड एस्टैब्लिश अंडर। अच्छा, उसके बाद 1987 को जो एयर पोल्यूशन है और वाटर पोल्यूशन उसको एक ही मिनिस्ट्री के अंदर लाया गया। ओके, क्योंकि जो वैसे दोनों जो है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन की बेसिक नीड्स हैं, तो इन दोनों के लिए अलग अलग एक्ट्स लाके, अलग अलग करके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगा कि इन दोनों को एक साथ लेना चाहिए, इसलिए 1987 में इनको एक साथ लाया गया। ठीक है, 1987 में क्या किया गया? वाटर और एयर की जो पोल्यूशन, वाटर और एयर की जो मैनेजमेंट है, वाटर और एयर के रिलेटेड जो भी एक्ट्स आएंगे उन सबको एक साथ लाया गया। अंडर दिस एक्ट ऑल इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग विद इन डेजिग्नेटेड एयर पोल्यूशन कंट्रोल एयर मस्ट ऑब्टेन अ कंसेंट परमिट फ्रॉम द स्टेट बोर्ड। इस एक्ट के अंदर क्या गया कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज स्टेट में लगेंगी उनको एक वाटर, अपने सबसे फर्स्ट पहले एयर पोल्यूशन है, जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल है उसको मतलब जैसे उसके रिलेटेड एजेंसीज बनानी जाने लगी, जो कि आपका इंडस्ट्री जो भी जितना एयर पोल्यूशन एमिट करती है उसका मेजरमेंट करेगी। ठीक है, और उसको कहीं ना कहीं जो है स्टेट बोर्ड से परमिट लेना पड़ेगा, कंसल्ट लेना पड़ेगा कि हम यहाँ पर इंडस्ट्री खोल रहे हैं, और हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारी इंडस्ट्रीज की वजह से जो है इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन नहीं फैलेगा जिससे कि इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। मतलब स्टेट बोर्ड क्रिएट किया गया था 1987 में, किसके रिलेटेड? एयर पोल्यूशन के रिलेटेड। ठीक है, वो वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड नहीं, वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड अलग था, एयर पोल्यूशन के रिलेटेड। अब एयर मिनिस्टर आपको पता, पहले एक अलग मिनिस्टर से बाद में अलग वो हो सकता है कि उसको वाटर से कन्वर्ट कर दिया, बट एयर पोल्यूशन के रिलेटेड जब उन्होंने स्टेट बोर्ड ने अलग मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश की, इसलिए उस मिनिस्ट्री का काम ये था कि जब भी कोई नई इंडस्ट्री या फिर जब भी कोई नया फैक्ट्री लगे तो उसको इंश्योर करना है कि उसके पास कंसेंट हो, उसके पास परमिशन हो वहाँ पर फैक्ट्री लगाने की। दैट्स वाई कि हमारी जो है स्टेट है उसमें जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वायरमेंट पर एयर पोल्यूशन वो कम हो सके। ऑब्वियसली हमको पता है कि इंडस्ट्री जो फैक्ट्रीज है कितना ज़्यादा वेस्ट एम्यूट करती हैं। 1987 amendment strengthened the enforcement machinery and introduced statutory penalties. Now the boards and the may include on the defaulting industries, plants and in supply for electricity and water. Abroad may use apply to quote restraint emission that exists prescribed limits. Notably, the 1987 amendment introduced a citizen suit provision into the Act Air Act and extended the Act to include noise pollution. अच्छा, 1987 के जो अमेंडमेंट था किसके रिलेटेड? एयर पोल्यूशन के रिलेटेड, एयर एक्ट्स के रिलेटेड, जो 1987 का जो अमेंडमेंट था उसने जो है इस मिनिस्ट्री को, इस ब्रांच को और स्ट्रेंथन कर दिया और पावरफुल बना दिया। कैसे? 1987 तक, 1981 तक तो नॉर्मली एक कंट्रोल ये देखती थी, सिर्फ ये परमिशन देती थी कि आप यहाँ पर इंडस्ट्री बना सकते हो या फिर यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हो। बट 1987 के अमेंडमेंट में इनके पास ये भी पावर आ गई कि कोई जो इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री अगर वहाँ पर सेटअप हो रही है, उसके अगर बाद में ये नोट किया जाता है कि वो ज़्यादा पोल्यूशन इमिट कर रही है, तो उसको ऑन द स्पॉट बैन कर सकती है। ओके, जो भी चाहे बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री प्लांट हो, ओके, और उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की सप्लाई है वो भी काट सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री पे बैन लगा दी कि आप यहाँ पर नहीं हो सकते, फिर भी लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली कर रहा है तो वो विदाउट किसी की परमिशन जो है एयर पोल्यूशन जो इंडस्ट्री है, एयर पोल्यूशन जो फैक्ट्री एजेंसी है, वो उस इंडस्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई को काट सकती है। ओके, उसके अलावा जो वो कोर्ट में भी जा सकती है वो अथॉरिटी टू, इसलिए कि जो ये इंडस्ट्री या फिर जो भी फैक्ट्री है जो यहाँ पर सेटअप हुई है वो इमिशन कर रही है CO2 को, जो इमिशन कर रही है वाटर एयर पोल्यूशन में, तो ताकि जो कोर्ट है उसके खिलाफ स्टेप ले सकें। ओके, और बाद में इसमें फिर जो है एयर एक्ट में फिर यहाँ से नॉइस एक्ट भी डाल दिया गया, मतलब इसमें नॉइस पोल्यूशन भी डाल दिया गया एयर पोल्यूशन में। ओके, ओके, नॉर्मली इसको ज़्यादा पढ़ेंगे। इसमें फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो कब डाल दिया गया? पॉलिसी सिंस 1984 में। ओके, वाइल्ड लाइफ एक्ट आया कब था? एक्चुअली 1972 में आया था। ओके, और 1982 में उसका अमेंडमेंट हुई थी। ओके, सो ये भी बिल्कुल इसी की तरह है कि हमने अपनी जो वाइल्ड लाइफ उनको कंजर्व करना है, और बाद में उसमें अपडेट आया होगा तो उसके बाद मिनिस्टर को और ज़्यादा पावर देगी। नॉर्मली इतना ही है, बस आपने सिर्फ एक बार पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो फॉरेस्ट कंजर्वेशन। आपने सिर्फ एक एक्ट याद रखना कि कौन सा एक्ट कब आया था, बस इतना नोट रखना है। ओके, क्योंकि पेपर में सिर्फ एक्ट से पूछे जाएंगे, आपसे उनके डेट्स पूछे जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी एक्ट देखो कब आया था? बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था 2000 में।
सो आप देख सकते हो इसी के साथ जो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट चेंज, ये वाली जो फॉरेस्ट्री है वो कहीं ना कहीं कितने ज़्यादा ब्रॉड होती जा रही है। सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं इसका जो आ गया था। देखो जनरल एक्ट में बात करें तो इन्वायरमेंट एक्ट ऑफ 1986 आया था। ओके, जिसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी हमने पढ़ी थी, हमने पहले से पढ़ा था भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या होती है।